जय हिंद, नमस्कार। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए एक छोटी सी लाइन, एकदम इतनी छोटी सी, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ठीक, चलिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने लाइफ में एंजॉय करते रहिए, खूब पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए जीवन में। और लाइफ में बस एक बात याद रखिएगा, आप लोग स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं तो सबसे एक ज्ञान गीता का जो ना श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश दिए हैं उस उपदेश को ज़रूर याद रखिएगा। कुछ याद रहे या ना रहे, जीवन का सबसे मूल ज्ञान है कौन सा? गीता का। ठीक ना, वो जीवन जीने की कला सिखाता है श्री कृष्ण का ज्ञान। ठीक ना, और ये महावीर स्वामी का ज्ञान। ठीक ना, महावीर स्वामी क्या सिखाता है जानते हैं आप लोग? हाँ, ज्ञान इंद्रियों पर विजय। अरे अपने मन को कैसे काबू में करना वो सिखाएगा महावीर स्वामी। ठीक ना, और गौतम बुद्ध सिखाएगा आप लोग को बीच का रास्ता हम कैसे निकालें। आप लोग पढ़ते होंगे माध्यमिक मार्ग को अपनाया है कौन? गौतम बुद्ध ने। ठीक ना, बात समझे? हम लोग की इस भूमि से आते हैं जहाँ है महावीर, जहाँ है गौतम बुद्ध। ठीक ना, फिर भी हम लोग टेंशन में रहते हैं। आप लोग बहुत सारा मोटिवेशन सुनते हैं, हम लोग का मोटिवेशन तो नस नस में बसल है। ठीक ना, चलिए 1 मिनट 37 सेकंड हम भाषण दे दिए, इसके लिए सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं और आज का ताज़ा खबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है ज़िंदगी के नाके दम कर दे। जब तक है सांस तब तक जो है ना जीवन को एकदम परेशान कर दीजिए। वो आपको परेशान करे, आप उसको परेशान कीजिए। ठीक ना, देखिए एक ना एक दिन ज़रूर सफल होइएगा। क्या? ठीक, कैमरामैन, 2 कैमरामैन है। चलिए, चीन के निजी कंपनी का पहला रॉकेट तियांगलोंग 2 है। तियांगलोंग 2 है। चीन के निजी कंपनी का पहला रॉकेट क्या है? तियांगलोंग 2। क्या है नाम बबुआ? तियांगलोंग 2। क्या नाम है? 2। और जानते हैं इस चीन के किस कंपनी ने इसको भेजा है? तो स्पेस पोलिनर। चीन के कौन सा कंपनी? स्पेस पोलिनर। कौन सा कंपनी? स्पेस पोलिनर। लेकिन पूछ देगा किस उपग्रह से भेजा है? तो टाईकोंग उपग्रह। कौन सा उपग्रह? टाईकोंग उपग्रह। कौन सा उपग्रह? टाईकोंग उपग्रह। कौन सा उपग्रह? टाईकोंग उपग्रह। तो चीन के निजी कंपनी का पहला रॉकेट तियांगलोंग 2। कौन सा उपग्रह? तियांगलोंग 2। कौन सा उपग्रह हुआ? तियांगलोंग 2। कौन सा उपग्रह? तियांगलोंग 2। और कौन सा कंपनी? स्पेस पोलिनर। कौन सा कंपनी भेजा है? स्पेस पोलिनर। कौन सा कंपनी? स्पेस पोलिनर। अब पूछ देगा किस उपग्रह से भेजा है? किस उपग्रह से? टाईकोंग। कौन सा उपग्रह? टाईकोंग। कौन सा उपग्रह? टाईकोंग। कौन सा उपग्रह? टाईकोंग उपग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक ना, जैसे भारत में सोलर एलायंस का मुख्यालय है। भारत में सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। ठीक ना, उसी प्रकार आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? जिसको शॉर्ट में कहेंगे CDRI। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CDRI। शॉर्ट में क्या कहेंगे? CDRI का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। तो 2 मुख्यालय जान गए, भारत में है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। पहला कौन सा बबुआ रे? सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। और दूसरा हो गया आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय। आपदा प्रतिरोधी मतलब जानते हैं बबुआ रे? जो आकस्मिक आपदा आ जाता है, जैसे भूकंप आ गया, ठीक ना, बाढ़ आ गया, उस सबको क्या कहते हैं? आपदा। तूफान आ गया, इस सबको कहते हैं आपदा। बस समझे, ये सब आता है आपदा की श्रेणी में। उसके लिए जो मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली में। कब बनाया गया? 2019 में। इसका नाम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CDRI। शॉर्ट में क्या बोलेंगे बबुआ? CDRI। शॉर्ट में क्या बोलेंगे बबुआ? CDRI। ठीक ना, इसका 5वां सम्मेलन हुआ है
अगला क्वेश्चन है बबुआ, वर्ष 2023 टाइम 100 के रीडर पोल का विजेता, वर्ष 2023 के टाइम 100 रीडर पोल का विजेता बना है शाहरुख खान। कौन बना है? शाहरुख खान, ठीक ना? हाँ, शाहरुख खान। वर्ष 2023 के टाइम 100 रीडर पोल, टाइम 100 रीडर पोल यानी पोल करवाया गया है, सबसे वोट दिलवाया गया है, तो उसमें 1 नंबर पे कौन आया है? शाहरुख खान। कौन आया है? शाहरुख खान आया है, ठीक ना? तो वर्ष 2023 के टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन बना है? शाहरुख खान। वर्ष 2023 के टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन बना है? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने गैस मूल्य का निर्धारण के फार्मूला को मंजूरी दिया है? अभी आप लोग जानते होंगे गैस के मूल्य में कितना उछाल हुआ है, गैस के मूल्य में बहुत ज़्यादा उछाल हो गया। तो गैस के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए एक समिति बनाया है, गैस के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए एक समिति बनाया है। तो उस समिति का जिसके जैसे आप लोग पढ़े होंगे नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ है कस्तूरी रंजन के रिपोर्ट पर, कस्तूरी रंजन के रिपोर्ट पर नई शिक्षा नीति, उसी प्रकार मूल्यों के लिए गैस के मूल्यों को कंट्रोल करने के लिए किसके सिफारिश पर समिति बनाया है? उस समिति का अध्यक्ष कौन है? किरीट पारिक समिति। कौन सा समिति? किरीट पारिक समिति। कौन सा समिति? किरीट पारिक समिति। कौन सा समिति? किरीट पारिक समिति के सिफारिश के आधार पर ही गैसों के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाया है। बात समझे हैं? तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा बबुआ, किरीट पारिक समिति का संबंध है किससे? गैसों के मूल्यों से। बस याद रखना है, किरीट पारिक समिति का संबंध कौन चीज़ है? गैसों के मूल्यों से। किरीट पारिक समिति का संबंध कौन चीज़ है? गैसों के मूल्यन से। किससे है? गैसों के मूल्यन से। किससे है? गैसों के मूल्यों से। बात समझे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर सब कब स्टार्ट हुआ है? आप लोग जानते हैं 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ बबुआ? 1973। 1973 में 50 साल जोड़िए तो बबुआ हो 1973 में 50 साल जोड़िएगा तो 2023 होगा, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर का कितना साल पूरा हुआ? 50 साल। कितना साल पूरा हुआ? 50 साल। तो अब क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन बन गया, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। कहाँ हुआ? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा एगो, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो आप लोग बताइएगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक ना? चलिए, और एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है तो हम बता ही देना चाहते हैं। अभी बाघों की संख्या जो हो गया है 3167, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, अभी वर्तमान समय में बाघों की संख्या देश में कितना हो गया है? 3168। कितना हुआ बबुआ रे? 3168। बाघों की संख्या वर्तमान कितना? 3168। कितना? 3168। बात समझे? कितना है बाघों की संख्या? 3168। पहले था 2967। कितना था? 2967। 200 बढ़ा। बाघों की संख्या में कितना, ये भी पूछ देगा, बाघों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ? 200। बात समझे हैं? 2967 था, अब हो गया 3167 हो गया। बात समझे हैं? और एक क्वेश्चन 67 बबुआ 67 3167 एक क्वेश्चन पूछ देगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन पूछा था हम लोग, कोई एग्जाम में हम दे रहे थे, उसमें पूछा था ये। कैलाश सांगला किसे कहा जाता है? कैलाश सांगला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांगला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांगला। किसे कहा जाता है? कैलाश सांगला। चलिए, और एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बबुआ आज का करंट अफेयर। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव, सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटन नाव, वो नाव जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ठीक ना, उसका 75% जो ऊर्जा संचालित होगा उस सोलर एनर्जी से, मात्र 25% जो होगा ना वो पेट्रोल डीजल से होगा, और वो भी 25% उन नाव में अगर एसी वगैरह चलाना है, पंखा वगैरह चलाना है तो वही होगा डीजल से, बाकी सारा संचालन होगा सोलर से। तो उस नाव का नाम है सूर्यांशु। क्या नाम है? सूर्यांशु। नाम है सूर्य भगवान से, तो बन गया सूर्यांशु। क्या नाम हो गया? सूर्यांशु। हो सके किसी का नाम हो, किसका भतीजा था? किसका?
अच्छा, सूर्यांशु नाम है। अच्छा, तो अब तो ये क्वेश्चन आप लोग भूलिएगा नहीं कभी, ठीक ना। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये मुद्दे की बात है। ये केरल में स्टार्ट हुआ है। कहाँ स्टार्ट हुआ है? केरल में। कहाँ स्टार्ट हुआ है? केरल में, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पावर रूम बिजली प्लांट, अटल बिहारी वाजपेयी पावर रूम बिजली प्लांट परियोजना का स्टार्ट कहाँ हुआ? यूपी में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूप बिजली प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यूपी। कहाँ हुआ है? यूपी। ये पावर लूप क्या होता है बाबू, जानते हैं? जो धागा तैयार होता है ना, जो धागा तैयार होता है उसी को कहते हैं पावर लूप। चलिए आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग देखिए, हम एक एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम, मेरा एक भी क्वेश्चन बकवास नहीं रहेगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। और आप लोग भी जो है ना इधर ध्यान से सुनिए, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो पूछिए ये लोग से। 5-7 क्वेश्चन ऐसा था जो सुना हुआ था और कन्फ्यूजन गलत हुआ, 1-2 क्वेश्चन हुआ है ना वो, हाँ। तो इसलिए आप लोग जो देखिए, हम बार बार हम कमेंट में जवाब देने आप लोग बोलते थे ना, कौन सा गीतांजलि को मिला है साहित्य का नोबेल, हम बोलते थे नो कमेंट, आप क्या कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक ना। लेकिन आप लोग नहीं दिए एक भी स्टूडेंट, और उसका सज़ा ये लोग भुगत ले। आप लोग कमेंट में जवाब दे देते तो ये लोग देख लेते तो आंसर देता, ठीक ना। तो गलत काम है। तो इसीलिए आप लोग को अभी बात का एहसास नहीं होगा एक क्वेश्चन का क्या महत्व होता है, तब एहसास होगा जब आप मेंस निकाल लीजिएगा, सब कुछ निकाले, 0.1% के लिए एक छटा जाइएगा ना, और तब छटाइएगा जब एक ईजी क्वेश्चन गलत होगा। ये पर्सनल अनुभव से बता रहे हैं। इसीलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक ना। और हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट रहता है, इसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन हम कोई मतलब बकवास क्वेश्चन तो हम पूछेंगे ही नहीं। बस मेरे अंदर है ये नहीं हम कुछ भी पूछ दें, हम वही पूछेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक ना। चलिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अब आज इसका जीके सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए आज होगा स्पीडी ब्रह्मस से सेट 475 से 480। आप लोग को पता है ये स्पीडी में 1 लाइनर क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम 1 लाइनर क्वेश्चन को बदल देते हैं एक टॉपिक वाइज। समझिए एक चैप्टर पढ़ा देते हैं आप लोग को, तो इनडायरेक्टली जो है ना आप लोग एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, और वो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो हम बार बार लाएंगे, बार बार। तो जैसे हम म्यांमार आप लोग को याद करवा दिए, ठीक ना, जापान याद कर दें, ऐसा ऐसा कठिन आप लोग को हम क्या मैप याद करवा देंगे, हिस्ट्री का डाटा याद करवा देंगे कि आप लोग को पता नहीं चलेगा। और वो देख लीजिए, ये आप लोग को डेली हम करवाएंगे, प्रतिदिन। आप लोग 1 घंटा क्यूज में बैठते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा मेहनत रहता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मेरा मेहनत जो है ना बेकार ना जाए, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करें, बोल दीजिए एक बार जोर से। अब दम नहीं है, हैं? एनर्जी लेवल माइनस में है। हम 59 साल के हैं, फिर भी एनर्जी लेवल एकदम हाई है। आप लोग 14-15 साल के हैं, लेकिन फिर भी हाँ, तो एकदम ताज़ा हो जाइए। हाँ, तुम भूलो हम भूलने हैं, गिर के संभलना, संभल के चलना, चल के इतिहास लिखना, इसी का नाम क्या है? जवानी, ठीक ना। जवानी किसे कहते हैं? आप बोलिएगा जवान है, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर दौड़ेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे फिर दौड़ेंगे, इसी का नाम क्या है? जवानी। जब तक सफल ना होंगे। देखिए, या तो सीखेंगे, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। हारने का सवाल क्या होता है? आप लोग क्वेश्चन गलत हुआ तो हारे नहीं, सीखें। अब ये काम नहीं होगा, बात समझे? दोबारा नहीं होगा, बात समझे कि नहीं? या तो सीखेंगे या तो जीतेंगे, बात समझे? तीसरा बात नहीं। क्या क्या? या तो सीखेंगे या तो जीतेंगे, बात समझे? चले सॉरी चलिए बताइएगा, वैदिक साहित्य में, किसमें बुबरे? वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु। कौन सा नदी है? सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु। लेकिन हम ये पास थोड़ी नहीं पूछेंगे, हम आपसे पूछ देंगे सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? पवित्र नदी बोल दें तो बबुआ रे, पवित्र नदी बोल दें, सबसे ज़्यादा चर्चा है बबुआ रे, सबसे ज़्यादा चर्चा है सिंधु का। लेकिन ज़्यादा पूरे सबसे पवित्र बोल दे तो सरस्वती, पवित्र बोल दे तो सरस्वती, पवित्र बोले तो नहीं, गंगा न मारिएगा बबुआ,
सरस्वती। सबसे बोल देगा, सबसे ज़्यादा चर्चा किसका है? सिंधु का। सबसे ज़्यादा चर्चा है सिंधु। और सबसे पवित्र बोल देगा तो सरस्वती। लेकिन बोल देगा बबुआ रे, गंगा का कितने बार चर्चा है? गंगा का चर्चा कितने बार है? एक बार। गंगा का चर्चा कितने बार है? एक बार। गंगा का चर्चा है एक बार। सट जाइए उधर दीवार में, सट जाइए, सट जाइए ना दीवार में, सट जाइए ना। कल पीठ को दर्द दे रहे हैं, कुछ नहीं गिरेगा वहाँ, सटिए ना आप, कुछ नहीं गिरेगा, हो नहीं गिरेगा, सट जाइए ना। हाँ, तो पवित्र नदी कौन हो गया? सरस्वती। पवित्र नदी सरस्वती, ठीक ना। लेकिन बोल देगा बबुआ रे, गंगा का कितनी बार चर्चा है? ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार चर्चा है? एक बार। लेकिन बोल देगा बबुआ रे, यमुना का कितने बार? 3 बार। यमुना का कितने बार? 3 बार। लेकिन बात कर रहे हैं किसका हो? अब बताइए, सुनिएगा, वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिता में कितने नदियों का उल्लेख है? 31 नदियों का। लेकिन बोल देगा ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिता में कितने नदी उल्लेख है? 31। ऋग्वेद में 25। लेकिन पूछ देगा नदी सूक्त में तो 21 नदी। नदी सूक्त में 21 नदी का चर्चा है। तो वैदिक संहिता में 31, वैदिक संहिता में 31, वैदिक संहिता में 31, ऋग्वेद में 25, ऋग्वेद में 25। लेकिन नदी सूत्र में 21। बात कर रहे हैं वैदिक। बताइए, ऋग्वेद का काल कितने से कितने बबुआ है? ऋग्वेद का, तो वैदिक साहित्य को बबुआ 2 भाग में बांटा है। वैदिक साहित्य को कितने भाग में बांटा है? 2। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक। ऋग्वेद और उत्तर। ऋग्वेद कब से कब तक बबुआ हो? 1500 से 1000। 1500 से 1000 ऋग्वेद। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और बोल देगा उत्तर वैदिक हो, उत्तर वैदिक तो 1000 से 600, 1000 से 600, 1000 से 600। और उसके बाद 600 के बाद आ जाता है महाजनपद। 600 के बाद आता है महाजनपद का। बात समझे? नहीं समझे हो? अब 2500 बोल देगा तो 2500 सिंधु। 2500 देखिए कैसे है, समझिए ए बबुआ। तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का। उसका काल कब है? 2350 परफेक्ट माना गया है। कितना माना है बबुआ? 2350, ठीक ना। उसके बाद आता है दूसरा सभ्यता होता है ऋग्वेदिक सभ्यता। दूसरा क्या होता है बबुआ रे? ऋग्वेदिक। 1500 से 1000, 1500 से 1000। तीसरा हो गया बबुआ रे उसके बाद उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक कब हुआ बबुआ हो? 1000 से 600, 1000 से 600। उत्तर वैदिक हो गया 1000 से 600। तो यही न था हो। हाँ, उत्तर वैदिक हो गया। उत्तर वैदिक का मुख्य देवता कौन हो? प्रजापति। कौन हो? प्रजापति, ठीक ना। ये क्वेश्चन आया था ये लोग का, ठीक ना। उत्तर वैदिक का हो गया प्रजापति। अब उत्तर वैदिक के बाद आता है महाजनपद। उत्तर वैदिक के बाद आता है महाजनपद। बात समझे हो? बताइए। और एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन करवा देते हैं। बताइए, गंडक का प्राचीन नाम क्या है? सदानीरा। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा। सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक। वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम। पुरुषनी रावी, पुरुषनी रावी, पुरुषनी रावी। ये बार बार लाएंगे ना। जब भी ऋग्वेद आ गया समझ लीजिए बबुआ, जब भी ऋग्वेद कोई क्वेश्चन में आएगा हम इतना क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, ठीक ना। ताकि आज नहीं याद होगा कोई टेंशन नहीं, चिल मारो, मस्त रहो, बिंदास हो। दूसरा दिन होगा मस्त रहिए, नहीं होगा तीसरा दिन नहीं होगा, 10 दिन में तो याद होगा। एक ना एक दिन जरूर याद करवा देंगे, इतना बिलीव कीजिए आप लोग। तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे। बताइए अगला क्वेश्चन। बताइए, उपनिषद की पुस्तक जो है ना किस पे आधारित है? दर्शन पे। उपनिषद की पुस्तक किस पे आधारित है? दर्शन पे। आप लोग बताइएगा, आप लोग फटाक से। महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ है? कौन सा? हाँ, जनात्रिक या ज्ञात्रिक, या तो
ज्ञात्रिक, अधिकांश जगह आपको मिलेगा ज्ञात्रिक कुल। कौन सा कुल? ज्ञात्रिक कुल। कौन सा कुल? ज्ञात्रिक कुल। बात समझे? क्या समझे नहीं समझे बबुआ हो? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, ध्यान से सुनिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन था बबुआ हो? महावीर स्वामी। उसका जन्म जो हुआ था किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक। अज्ञात्रिक, क्षत्रिय के ज्ञात्रिक कुल में, क्षत्रिय वंश का था, क्षत्रिय था, ठीक ना। ज्ञात्रिक कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम बातें कर रहे हैं किसका बबुआ? महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी के हम शुरू में बताए तो वो किस लिए जाना जाता है? ज्ञान इंद्रियों पर विजय। आपका मन नहीं करता, मन चंचल होता है कि चट्टा चंचल होता है, तू जाएगा, रोक कर रखेंगे, तू मन को अपने बस में रखना है। तो कोशिश करना है मन को अपने बस में करने का। तो जो मन को जीत लिया उसको कहते हैं ज्ञान इंद्रियों पर विजय पाने वाला, इंद्रजीत। चलिए बताइएगा। हाँ, अब क्वेश्चन पूछते हैं, जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को क्या कहते हैं? जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को कहते हैं केवल। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को कहते हैं केवल। पुण्य ज्ञान को कहते हैं केवल। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को कहते हैं, जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को कहते हैं, जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को कहते हैं केवल। लेकिन हम पूछ देंगे बबुआ हो, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540। 540। लेकिन मेरी बतवा को ध्यान से सुन लीजिएगा बाबू, बहुत ही ध्यान से। हाँ, गौतम बुद्ध है। तो 540 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो आपको 599 मानना है। दोनों है, बात समझे? कन्फ्यूजन है इसके जन्म में। तो लेकिन ज़्यादा प्रमाणित है 599 ईसा पूर्व, ज़्यादा प्रमाण सही है 599 ईसा पूर्व, ठीक ना। अगर 599 ऑप्शन में ना रहे तो आपको मानना है 540 ईसा पूर्व। बात समझे ना? समझे ना? कहाँ हुआ था हो बबुआ? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। अब कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। इसके पिता का नाम क्या था हो? सिद्धार्थ। इसका पिता का नाम था, अगर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जो बचपन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वही महावीर स्वामी के पिता का नाम था। यही तो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को एग्जाम में बैठ के, बस समझे? तो इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम। अब माता का नाम त्रिशला। त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछो उसकी माता जो है ना किसकी बहन थी? तो लिच्छवी नारायण चेटक की बहन। कौन है? चेटक की बहन। चेटक नरेश, सॉरी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन था। उसकी माता जो है त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, बात समझे? किसकी बहन है? हाँ, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। उसकी पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। उसकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम, हाँ, जमाली है। जमाली है। दामाद को जमाल गोटा पिला देता है ना गाँव घर में, हाँ। साली सब नहीं पिलाता है जमाल गोटा, है। जमाल गोटा पिलाता है तो पेट उठ जो है ना खराब हो जाता है, पूरा पेट। जमाल नहीं जानते? जमाल गोटा पिलाने से जो है ना पेट ढीला हो जाता है, पेट जो है ना ढीला हो जाता है, ठीक ना। चलिए, वो गिर त्यागा था 30 वर्ष की अवस्था में। कब गिर त्यागा था? और उसकी मृत्यु हुआ है 527 या 468। 527 या 468, ठीक ना। 527 या 468 में उसकी मृत्यु। सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ बबुआ हो? कुंडग्राम, वैशाली। अब मृत्यु पावापुरी। कहाँ? पावापुरी। मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी, ठीक ना। कहाँ हुआ? पावापुरी, मल्ल राजा के यहाँ, ठीक ना। चलिए, ये हो गया गौतम बुद्ध से कुछ इजी क्वेश्चन, सॉरी, महावीर स्वामी से। अब बताइएगा, आप लोग बताइए, गौतम बुद्ध अपने मृत्यु से पहले बौद्ध धर्म का नेतृत्व किसे सौंपा था? किसे? महाकश्यप को। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध धर्म का नेतृत्व किसे सौंपा था? महाकश्यप को। आप लोग बाबू सब, सोना सब, ठीक ना, चांदी सब, हीरा सब, ठीक ना, मानिक सब, जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना। जो गौतम बुद्ध की चारु संगीति कहाँ कहाँ हुआ था, इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
563, लेकिन महावीर स्वामी बोले तो बबुआ रे 599 या 540, ठीक ना। इसका कहाँ हो, कहाँ, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ हो, नेपाल में, नेपाल के तराई में, यानी नेपाल के जंगल में, ठीक ना। इसका बचपन का नाम का हो, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम हो सिद्धार्थ, बात समझे ना। चलिए, इसके पिता का नाम हो शुद्धोधन, उसके पिता का नाम सिद्धार्थ, इसके पिता का नाम शुद्धोधन, इसके पिता का नाम शुद्धोधन। लेकिन जानते हैं उसका जो पिता था किस कुल का था, ज्ञात्री कुल का। उसके पिता किस कुल का था, ज्ञात्री कुल का। लेकिन ये किस कुल का था, गौतम बुद्ध किस कुल का था, शाक मुनि। अब पढ़िएगा ना तो गौतम बुद्ध के लिखा होता है शाक मुनि। गौतम बुद्ध का एक उपनाम है शाक मुनि, तो ये शाक कुल का है। किस कुल का है, शाक कुल का। किस कुल का है, शाक कुल का। किस कुल का है बबुआ, शाक कुल का, बात समझे। इसकी माता कौन है, वो माया देवी। माता कौन है, माया को। लेकिन पूछ देगा बबुआ हो उसकी माता किस वंश का है, कोलीय वंश का। लूसेंट में नहीं मिलेगा। किस वंश का है, कोलीय वंश का। गौतम बुद्ध की माता किस वंश का है, कोलीय वंश का। गौतम बुद्ध की माता किस वंश का है, कोलीय वंश का। गौतम बुद्ध की माता किस वंश का है, कोलीय वंश का। गौतम बुद्ध की माता किस वंश का है, कोलीय वंश का। गौतम बुद्ध की माता किस वंश का है, कोलीय। अच्छा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या हो, हाँ, यशोदा। लेकिन महावीर क्या हुआ, लेकिन पूछ देगा गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, सॉरी पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक ना। यही है, इसीलिए देखिए, इसीलिए आपको बार बार पढ़ना होगा, ठीक ना। यशोधा यशोधरा में फंस जाता है, ठीक ना। यशोदा और हाँ क्या बोले, हम बताएंगे, 1000 बार बताएंगे, पीछे हटने वाले हैं बताने में, ठीक ना। देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है महावीर। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है, आप लोग के लिए छोड़े जाते हैं, ठीक ना। उसकी पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। लेकिन गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, राहुल। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा राहुल का अर्थ क्या होता है। जब उसका पुत्र जन्म लिया तो बोला क्या, और एक बंधन, और एक बंधन। पत्नी तो बंधन है, ये है, पुत्र जन्म ले लिया, बोला कि और एक बंधन हो गया, ठीक ना। और एक बंधन, राहुल का मतलब होता है और एक बंधन, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बबुआ हो, वो घर छोड़ के गया था और उसके पिताजी राजा था। जब वो जन्म लिया था तभी बोल दिया था साधु संत, या तो ये महान सन्यासी बनेगा या महान राजा बनेगा, ठीक ना। इसीलिए उसका पिताजी को डर था, इसीलिए वो कभी अपने मतलब घर से उसको बाहर निकलने ही नहीं देता था। अब राजा है तो राजा का घरे एक गांव होता है, ठीक ना, बात समझे कि नहीं। लेकिन एक बार वो घूमने के लिए निकल गया तो 4 व्यक्ति को देख लिया। वो चारों दृश्य का कमेंट में जवाब दीजिए, वो चारों महान दृश्य क्या था जिसको देखकर उसका बदल गया, उसका पूरा मनोदशा चेंज हो गया, ठीक ना। लेकिन वो घर से जो गया किस घोड़ा से गया था, कंथक। किस घोड़ा से गया था, कंथक। किस घोड़ा से गया था, कंथक। आप लोग इसका टेंशन नहीं लीजिए, दिमाग में रहेगा, आपको छपवाना दिमाग में मेरा काम है, ठीक ना। कैसे याद रहेगा, किससे गया था, किस घोड़ा से, कंथक। किस घोड़ा से गया था, कंथक। किस घोड़ा से गया था, कंथक। किस घोड़ा से गया था, कंथक। वो घोड़ा को जो चलाता है उसको कहते हैं सारथी। घोड़ा को चलाने वाले क्या कहते हैं, सारथी। उस सारथी का नाम क्या था, चांदनी। उस सारथी का नाम था चांद, चौका 9, चांद। उसके सारथी का नाम था चांद, सारथी का नाम था चांद। तो बबुआ है वो, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, हो 563 में, और मृत्यु हुआ था 483 में। तो घटाइएगा ना तो 80 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा, 80। तो एक बात याद रखिएगा बबुआ, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में, और महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था 72 वर्ष की अवस्था में, बात समझे। तो जन्म याद रखिएगा, अब 72 वर्ष घटा दीजिएगा तो उसका मृत्यु निकल जाएगा, बात समझे, बात समझे। महावीर स्वामी हो गया 72, अब गौतम बुद्ध हो गया 80। अब कैसे याद रखिएगा बबुआ हो, बुद्ध छोटा नाम है ज़्यादा दिन, महावीर बड़ा नाम है कम दिन, बात समझे ना, समझ लो हो। बुद्ध छोटा सा नाम नहीं है, गौतम बुद्ध, बुद्ध छोटा नाम नहीं है बबुआ, बुद्ध छोटा नाम नहीं है। तो हाँ, बुद्ध 2 अक्षर का बुद्ध, 2 अक्षर 80, बुद्ध 2 अक्षर 80, बस समझे, 80। बुद्ध छोटा नाम है ज़्यादा, महावीर बड़ा नाम है कम। एगो ट्रिक है
बताइए बोलिए, पूछिएगा, बताइएगा तो आप लोग। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? कौन सा शासक? नंद वंश का। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, हमारे हिंद के सिपाहियों, महान जनता, ठीक ना। जो नंद वंश को किसने, नंद वंश को हराकर कौन मौर्य वंश की स्थापना किया था? नंद वंश को हरा के किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था? सभी को नहीं जानते, लेकिन कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। चलिए, हम बातें कर रहे हैं किसका? सिकंदर का। बातें कर रहे हैं किसका? सिकंदर का। बातें कर रहे हैं किसका? सिकंदर का। बताइएगा, एक युद्ध फेमस है बबुआ हो आप लोग के, है हाई स्टेपेज का युद्ध, जिसको हम कहते हैं झेलम नदी का युद्ध, ठीक ना। किसके किसके बीच हुआ था? हाई डे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हो? तो याद रखिए। अब यहाँ से इजी क्वेश्चन जानते हैं, एग्जाम में पूछ देगा, अब कैसे फंसाएगा। तो झेलम नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? हाई डे स्पीच का युद्ध। हाई डे स्पीच का युद्ध, ये युद्ध नहीं लिखेगा बबुआ, पूछ देगा झेलम नदी का युद्ध। बात समझे? बात समझे? पोरस और, लेकिन जानते हैं इतना महान युद्ध हुआ था। ऐसे तो सिकंदर हारने ही वाला था, लेकिन वो पोरस मतलब जीत गया। लेकिन इसकी वीरता से, पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसको पूरा सब कुछ लौटा दिया और पूरा सम्मान के साथ जो है ना विदा किया। किसको? पोरस को। सिकंदर उसके वीरता से प्रभावित हुआ, ठीक ना। लेकिन बात है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ देगा जानते बबुआ हो? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था? पहले आता है खूब झेलम झेलम झेलम, तो मार देता है झेलम। तो नहीं, ब्यास नदी नहीं होगा, रावी नदी नहीं होगा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, कौन सा नदी को पार करने से इनकार किया था सिकंदर की सेना ने, ठीक ना। हम नहीं बताएंगे, समझे? बताइए, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम गुरु हो, गुरु अरस्तु। पिता गुरु, पिता। आप बताइए, भारत पे कब आक्रमण किया था हो? 326। कितना? 326 ईसा पूर्व। कब आक्रमण किया था? 326। अब पूछ देगा भारत में कितने दिन तक रहा था हो? 19 महीने तक। कितने दिन तक रहा था? 19 महीने। कितने दिन तक रहा था? 19 महीने। कितने दिन तक रहा था? 19 महीने। बोल देगा हो, किस पर्वत को पार करके आया था? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश। पूछ देगा बबुआ हो, किस दर्रा को पार करके पास हुआ था? खैबर। कौन सा दर्रा? खैबर। खैबर पासेस। दर्रा होता है पहाड़ के बीच का रास्ता, ठीक ना। लेकिन पूछ देगा हो, हाँ, वो वापस कब लौटा था हो? वापस 19 महीना के बाद। हाँ, 325 ईसा पूर्व। कब वापस लौटा था? 325 ईसा पूर्व। बात समझे? कितने महीना तक रहा था? 19 महीना। कितने महीना तक? 19 महीना तक। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो किस नदी को पार करने से इनकार किया था? अभी नहीं बताना है, कमेंट में जवाब देना है। कमेंट में इसलिए जवाब देना है ताकि आप कमेंट में जवाब दीजिएगा ना, तो दूसरा कोई पढ़ेगा तो उसको याद हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़े बबुआ हो, आगे बढ़ें, इजाज़त है आप लोग का? एक बार बोल दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ, तो बताइएगा ना, आप लोग बताइए, महान सिल्क मार्ग किससे संबंधित है? कनिष्क। महान सिल्क मार्ग। लेकिन बोल देगा बबुआ हो, सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा शासक, किस देशवासियों ने? चीन। कौन सा? चीन। लेकिन बोल देगा हम बातें कर रहे हैं किसका हो? कनिष्क का। कनिष्क कौन सा संवत चलाया था? कौन सा संवत? शक संवत। कब हो? 78। जब 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में कौन सा संवत? शक संवत। क्यों चलाया था वो? हाँ, राजा बनने की खुशी में। अब भारत सरकार का जो संवत है ना हो हिंदी का, यही शक संवत है। कौन संवत है? लेकिन हम पूछ देंगे बबुआ हो, विक्रम संवत कब हो? 57 ईसा पूर्व। कौन हो? कौन विक्रमादित्य हो? उज्जैन के शासक हो। उज्जैन के शासक। क्यों हो? हाँ, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। बात समझे? और एक क्वेश्चन पूछ दे हो, पूछें, हाँ, अभी तक विक्रमादित्य का कुल कितने उपाधि धारण किया था? तो 14 उपाधि। कितना उपाधि? 14 उपाधि। याद हो गया ना हो? जब हम संवत का सुपा साफ कर दें, संवत का सुपा साफ करें, ठीक ना।
हंसबो तो कीजिए, ठीक ना, हंसते मुस्कुराते रहिए। हाँ, तो हो गया कौन कौन संवत हुआ हो? शक संवत अब विक्रम संवत और शक, उसके बाद कौन सा संवत? गुप्त संवत। कौन सा संवत? कब हो? 319 में। कौन हो? चंद्रगुप्त। किसने? चंद्रगुप्त ने। और उसके बाद कौन सा संवत हो? इलाही संवत हो। कब हो? हम 622 हो। हिजरी संवत। हाँ सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं? इलाही बोला गया, सॉरी। हिजरी संवत 622। क्यों हो? मक्का से मदीना जाने के क्रम में। उसके बाद हो गया 622 हो गया। उसके बाद इलाही संवत कब? 583, 1583 है बुलाया जाता है। 1583 किसने हो? अकबर ने। और इसका पहला पुरोहित बोलेगा तो हो बीरबल। याद हो गया ना हो? अब भूलिएगा, कितना कन्फ्यूजन है, एसआई में पूछा हुआ यहीं से क्वेश्चन है। हाँ, तो बात करें, आप लोग तो बहुत महान है, इतना महान है कि कह नहीं सकते। कुषाण वंश का संस्थापक बता दीजिए तो हम जाने हो। कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस। कुजुल कुजुल कटफिसेस। कुजुल 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 कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस। कौन? कुजुल कटफिसेस। लेकिन बोल देगा बाबू हो, ये जो कुषाण वंश है ना, कुषाण वंश कहाँ का था? ये कहाँ के मतलब शासक था जो भारत पे? ये चीन और मंगोलिया का शासक था। कहाँ का? चीन और मंगोलिया का। कहाँ का था? चीन और मंगोलिया का। कहाँ का था? चीन और मंगोलिया का। बस समझे? तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो? कुजुल कटफिसेस। लेकिन बोल देगा वास्तविक संस्थापक हो तो जानते हैं कौन हो? वास्तविक बोल देगा तो कौन जानते हैं? वीम कटफिसेस। वीम कटफिसेस। वास्तविक बोल देगा तो वीम कटफिसेस। वास्तविक बोल देगा तो वीम कटफिसेस। आप कुषाण वंश के विषय में जानते हैं 2-3 क्वेश्चन खूबी आता है, बताइएगा, पूछे हो। सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले सोने का सिक्के किसने जारी किया हो? सबसे पहले हिंद यूनानी हो। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने। उसके बाद हाँ गुप्त। उसके बाद गुप्त। उसके बाद सर्वाधिक सोने के सिक्के बोलेगा तो कुषाण। सर्वाधिक सोने के सिक्के बोलेगा कुषाण, ठीक ना, याद रखिएगा। और गंधार शैली जो है ना, गंधार शैली का जो विकास हुआ था कुषाण के वंश में। गंधार शैली का विकास हुआ था कुषाण वंश के शासन। की कर रहे हैं रे? हाँ, गंधार शैली का विकास हुआ था कुषाण वंश के समय में। गंधार शैली का विकास किस वंश के समय में? गंधार शैली का विकास, गंधार शैली का विकास, गंधार शैली का विकास, गंधार शैली का विकास। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए? सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? सारा क्वेश्चन। एक है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, दूसरा है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तीसरा है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने। बात समझे? तीनों क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? अमेचार। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? अमेचार। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? अमेचार। चलिए, और संगम काल में बड़े गांव या नगर को क्या कहते हैं? संगम काल में बड़े गांव या नगर को क्या कहते हैं? ऊर। क्या कहते हैं? ऊर। ऊर 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 रो। हाँ, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? ऊर। नहीं कहता ऊर। ऊर। संगम काल में बड़े गांव को या नगर को क्या कहते हैं? ऊर। हर्षा ऊर। ऊर। ऊर्जा। 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 कबूतर ऊर, मैना ऊर, ठीक ना। संगम काल में सुनो पहले, संगम काल में बड़े गांव को क्या कहते हैं बबुआ? ऊर। क्या कहते हैं? ऊर। क्या कहते हैं? ऊर। अगला बताइएगा आप लोग। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। तो अब तो बताइए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? हो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम
बताइएगा बताइएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1970। लेकिन पूछ देगा बउआ किससे संबंधित है वो? ऑपरेशन फ्लड। राष्ट्रीय डेयरी है ना वो, डेयरी मतलब दूध से संबंधित। तो पूछ देगा हो ऑपरेशन फ्लड किससे है? अंडा दे देगा, दूध दे देगा, नदी दे देगा, किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? दूध से। किससे है? दूध से। ऑपरेशन फ्लड किससे है? दूध से है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बबुआ, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति मसालों से। राइट आंसर है बादामी क्रांति मसाला, बादामी क्रांति मसाला, बादामी क्रांति मसाला। अगला बताइएगा, सुनहरी क्रांति हो, सुनहरी 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 बागवानी से, बागवानी और शहद से नहीं कहता है। अगर बागवान मूवी ने देखे हैं बागवान कितना सुनहरा मूवी है, सुनहरी। अगर देखिए जहाँ खेत खलिहान है, गाछ वृक्ष है वो ऐसे ही सुनहरा है। आने वाला फ्यूचर जानते हैं, आने वाला समय में जब हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, 109 साल के हो जाएंगे, अभी तो 59 साल के हैं, 100 साल तो हम जरूर जिएंगे, ठीक ना। तो उस समय क्या होगा, अभी सब शहर की ओर भागता है ना, तो सब गांव की ओर आएगा। सब कहाँ आएगा? गांव। जितना बड़ा बड़ा आदमी है ना, तो वो सब गांव में 10-5, जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्या किया, अपने गांव में 10-20 बीघा 100 बीघा ज़मीन ले लिया, 100 बीघा ज़मीन, और वहाँ एक फार्म खोल दिया। तो ये आने वाला फ्यूचर है। तो आप लोग ये मत कहिए हम लोग गाँव के, हम लोग गर्व से कहिए हम लोग गाँव के हैं। आने वाला समय गाँव का ही होने वाला है। बड़े बड़े पूंजीपति 1-2 बीघा घर ले लेगा, वहाँ वृक्ष लगा के गाँव में रहेगा। ऐसा होने वाला है, ये समय आने वाला है, ठीक ना, जल्द ही। हाँ हो रहा है, लेकिन बड़े स्तर पे होगा। अभी सब भागता है शहर में कुछ हुआ है, सिर्फ मौत है, शहर में सिर्फ मौत है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? हो 1975। लेकिन यहाँ से हाँ, इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा 1975 में इंदिरा गांधी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा 20 सूत्री कार्यक्रम, कौन सा? 20 सूत्री कार्यक्रम। इधर 20 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरू कराया था? इंदिरा गांधी। कब? 1975। कब? 1975। कब? 1975। कब? 1975। कब क्या था? 1975। अगला बताइएगा, हम बहुत बार पूछे हैं, सेबी को 1964। सेबी का स्थापना कब हुआ? 1992। हाँ, तो हम एक समय जो है ना इस क्वेश्चन को खूब करवाते थे। सेबी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शांतिपूर्वक सुनिएगा। बोलेगा सेबी की स्थापना बबुआ हो तो 1988 के अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1988 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? अधिनियम बोलेगा तो 1988, अधिनियम बोलेगा तो, लेकिन बोलेगा किस वर्ष? तो 1992 में। अधिनियम बोल देगा तो 1988 के अधिनियम के तहत। लेकिन स्थापना कब हुआ, काम करना स्टार्ट किया? 1992। कब किया? 1992। कब किया? 1992। बात समझे। लेकिन पूछ दिया किस समिति के सिफारिश पर, बताइए किस समिति के सिफारिश पर? किस पे? S.A. दुबे। किस समिति? S.A. दुबे। किस समिति? S.A. दुबे। कौन सा समिति? S.A. दुबे। कौन सा समिति? यही कुछ सनमान गलती लिया है बबुआ हो। सेबी जितना प्रतिभूति बोल देगा ना, प्रतिभूति से संबंधित है, उसको कंट्रोल करता है सेबी। लेकिन वाणिज्य बैंक को कंट्रोल करता है RBI। यही है सेबी जो वहाँ ऑप्शन वहाँ में था, आप लोग को भी लिया है आंसर। बात समझे, तो सेबी नहीं होगा कि प्रतिभूति को, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, समझे। और वाणिज्य बैंक को कंट्रोल करता है RBI। बस समझे, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। ये जो सेबी बना है ना, किसके लिए? शेयर मार्केट के लिए। सेबी जो है कंट्रोल करता है किसको? शेयर मार्केट को। लेकिन बोलेगा वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक मतलब समझे जो SBI है, HDFC है, ये सब है, केनरा बैंक है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको RBI। बात समझे, शेयर मार्केट को सेबी और वाणिज्य बैंक को RBI, ठीक ना। तो RBI का स्थापना कब हो? 1935। हाँ, राष्ट्रीयकरण हो 1949, ठीक ना, हो गया। आगे बताइएगा, भारतीय औद्योगिक विकास। आज का क्वेश्चन जो है ना, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, गोली की रफ्तार से आप लोग जवाब दीजिएगा, एकदम सन। बताइएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? 1964। बोलिए ना, याद है तो 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964। बताइएगा
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना CSO, याद है आपको? जल्दी से बोलिए। 1972। अब हम रोने का मन कर हम रुक जाएं एकदम। केंद्रीय क्या बोले? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, 1951 हो। CSO 1951, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बताइएगा। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे गहरा विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। बताइएगा। देश का पहला निगमित बंदरगाह, देश का पहला निगमित बंदरगाह इंदौर, और नया नाम है कामराज, नया नाम है कामराज। बताइएगा। जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? जहाज रानी निगम लिमिटेड, जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना, जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना बताइए। 1961, जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 1961, जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 1961। एक क्वेश्चन पूछे, गोवा कब आज़ाद हुआ हो? 1961। किससे हो? पूर्ण राज्य कब बना हो? 1987 हो। लेकिन आप लोग कमेंट में भाई हम जवाब दीजिएगा मेरे हिंद के सिपाहियों, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा। बोलिएगा नीतू जी हमको याद नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं, हम याद करवाएंगे ना, हम हैं ना याद करवाने के लिए, आप लोग भूलते रहिए ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया हो? ब्लैक होल का सिद्धांत क्या है? किसने दिया? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर, ब्लैक होल एस चंद्रशेखर, ब्लैक होल एस चंद्रशेखर। टेंशन में है दीदी जी, काहे के लिए टेंशन में हो? एग्जाम तो 1-2 क्वेश्चन गलती हो गया तो काहे के लिए दीजिए, नहा लीजिए हो, गलती हुआ सीखेंगे उससे हो, इतना ना टेंशन लीजिए, ठीक ना? हाँ क्या तब सीखिए, इतना दीदी जी आप टेंशन में रहिएगा तब हम लोग का क्या होगा भाई। चलिए अगला बताइए। हरा प्रकाश को उत्सर्जित कौन सा ग्रह कहता है? वरुण ग्रह। हरा प्रकाश वरुण, हरा प्रकाश वरुण, हरा प्रकाश वरुण। अगला बताइएगा हो। भूगोल शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया? भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थेनीज। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज। आप लोग बताइएगा हो। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? हाँ, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। सूर्य और चंद्रमा, आप भी अटक जाइए उसमें हो, देवलवा में। अगला बताइएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा को बताइए, ऐसे क्वेश्चन बताइए। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो? उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। सुनिएगा थोड़ा सा हो, सुनिएगा। हाँ 21 जून कब है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। हाँ उत्तरी गोलार्ध में भारत है। एक क्वेश्चन बताए हो। हाँ बताए हैं। हाँ हम बताते थे हो, ठीक ना? विश्व आप आज पूछ रहे थे सन्नी जी। हाँ भूमध्य रेखा हो, 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत कब होती हो? 21 मार्च को। कब होता है? ध्यान से सुनिएगा बबुआ सब। ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। यहाँ देखिए ना, थोड़ा सा देखिए ना, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। हाँ तो यहाँ 21 मार्च को सूर्य की किरण एकदम लंबवत होगा। सूर्य की किरण कब होगा? कब होगा? 21 मार्च। 21 मार्च में 3 महीना। हाँ बबुआ 21 मार्च कब होगा? 21 मार्च। 21 मार्च में 3 महीना जोड़ो बाबू हो। हाँ जून। तो ये हो जाएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री। कब हो जाएगा? कर्क रेखा। बस समझे? तो सूर्य की किरण अब लंबवत कहाँ हो जाएगा? कर्क रेखा। 3 महीना बाद। कब? 21 जून। कब होगा? 21 जून। कब होगा बबुआ? 21 जून। बस समझे? तो सूर्य जो है ना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भ्रमण करता है। कहाँ हो? कर्क रेखा। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर को कर्क रेखा कहते हैं, अब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे को कहते हैं मकर रेखा। तो हम 21 मार्च को कहाँ है बबुआ हो? विषुवत रेखा पर। 21 मार्च को कहाँ है? 3 महीना के बाद कहाँ है? कर्क रेखा। तो 3 महीना 21 मार्च से 3 महीना का होगा 21 जून। 21 जून हुआ ना बबुआ हो? 21 जून से फिर 3 महीना जोड़ो हो बाबू। हाँ तो 21 जून
तो फिर हो गया कहाँ, विषुवत रेखा पर, तो नहीं हुआ। कर्क रेखा से भी कहाँ आ जाएंगे, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत हुआ है सूर्य की किरण कब हो, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, याद हुआ हो, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो बोलेगा इसी को कहते हैं विषुव, इसी को क्या कहते हैं विषुव, यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत। तो अब कहाँ जाएंगे हो, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ हो नीचे, तो नीचे क्या कहते हैं मकर रेखा। तो 22 सितंबर से 22 हाँ बताइए, सितंबर से 3 महीना जुड़िए हो दिसंबर, तो 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर में कहाँ हो गया सूर्य की किरण लंबवत हो, मकर रेखा पर। बात समझे हो, 22 दिसंबर को कहाँ, मकर रेखा पर। और जहाँ सूर्य की किरण लंबवत होगा हो वहाँ दिन बड़ा होगा, दिन क्या होगा बड़ा, और रात क्या होगा छोटा। बात समझे, जहाँ सूर्य की किरण लंबवत होगा दिन बड़ा, रात छोटा। ये हम बहुत बार करवाए हैं, तो आप लोग के दिमाग में बैठ गया। धीरे धीरे ये लोग भी बहन सबका भी बैठवा लेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक ना। आगे हम बढ़े हो, कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं ना, बोलिए ना, आप लोग बोलिएगा तब ना, नहीं तो हौसला मिलेगा हमको कहाँ से। देखिए हम लोग का एनर्जी क्या है, 105 हो गया 50। अच्छा हम फटाफट पूछते हैं, आप लोग बताइएगा हो, मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता हो, रेटिना पर वास्तविक। लेकिन हमारे आंख में ऐसी क्षमता होती है कि उसको सीधा करके देखते हैं। ये फटाफट आई, 2 बार क्वेश्चन आई, तीसरा दिन क्वेश्चन आया। ये बताइएगा आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस। आइरिस नहीं रहेगा तो एक समय हम बहुत बताते थे ना। बताइएगा मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कौन सा है, क्षय होता है। देखिए प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल कौन करता है, क्षय। प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल कौन करता है, प्रकाश की तीव्रता कौन कंट्रोल करता है। एक बार एग्जाम में पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता को कौन, और रंग को आइरिस या शंकु, आइरिस या, ओके ना। आगे और हमारे नेत्र में कितने देर तक रोशनी रहता है, 1/10। इसीलिए जब आप लोग धूप से आइएगा ना तो कुछ देर तक आपको दिखाई नहीं देगा, काहे कि उस 1/10 सेकेंड तक आँख में रोशनी रहता है। बताइएगा आप लोग इंद्रधनुष किस सिद्धांत पे हो, अब दे दिया है ना, इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आरती, परावर्तन, अपवर्तन, एगो छूट गया वन विक्षेपण। नहीं बताते थे वन विक्षेपण, और मेरी माँ हम बताते थे ना, हाँ तब परावर्तन हो गया, अपवर्तन, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हो गया आपका परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वन विक्षेपण, ठीक ना, याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा नाइक्रोम किसका मिश्रण है हो, निकेल, क्रोमियम और निकेल। आप लोग बताइएगा प्राकृतिक चुम्बक हो, प्राकृतिक चुम्बक किसको कहते हैं, प्राकृतिक चुम्बक Fe3O4, लोहे के ऑक्साइड को प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। प्राकृतिक चुम्बक लोहे के ऑक्साइड। आप लोग बताइए हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना किस सिद्धांत पे हो, पास्कल के सिद्धांत, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पे। बताइएगा समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए क्या किया जाता है, तेल छेड़ दीजिएगा ना हो समुद्र में तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो आप लोग से पूछ देगा पृष्ठ तनाव कम करने के लिए क्या करिएगा, तेल। अब पानी का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए सर्फ मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कपड़ा घुल जाता है, फटाक से निकल जाता है, ठीक ना। आप लोग बताइएगा त्रिशंकु सरकार का गठन कब हुआ था हो, 1989 में। आप लोग क्वेश्चन कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो त्रिशंकु सरकार के तहत प्रधानमंत्री कौन बना था। अगला बताइएगा सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाला राष्ट्रपति हो, फखरुद्दीन अली अहमद। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाला फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन पूछ देगा हो सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कितने साल में बना था प्रधानमंत्री, जानते हो, 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बना था। सर्वाधिक 81 साल की उम्र में सब कहाँ चल जाता है, ऊपर, ये बना प्रधानमंत्री। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो, हाँ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अब बोलने की स्वतंत्रता हो, प्रेस की स्वतंत्रता, 19 का फर्स्ट का को। अच्छा बताइएगा हो
सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाला प्रथम व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर। जानते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। और कब प्राप्त किया था वो? पास हुआ था 63 में, 1863 में, लेकिन गद्दी पर बैठा मतलब जॉब स्टार्ट किया 1865 से। बात समझे? पास किया 63 में, जॉब स्टार्ट हुआ 65 से। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हो, पूछे हो। हाँ, गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से है? हाँ, बियर्ड्स। वाह, ये क्वेश्चन याद है ना। बिलियर्ड्स से। किससे है? गीत शेट्टी बिलियर्ड्स से, गीत शेट्टी बिलियर्ड्स से। बताइएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। और कोई भी रंग किसके कारण हो? सूर्य का चमकना हो, कौन सा सिद्धांत? चमकना हो गया अपवर्तन, लेकिन बोलेगा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल पकीना, आकाश का रंग नीला पकीना। बस समझे? सामुन के बुलबुला का रंग व्यतिकरण। क्या हुआ हो? हाँ हाँ, सूर्य का रंग जो लाल दिखाई देना वो हो गया पकीना। बात समझे? सूर्य का रंग लाल दिखाई देना पकीना। हाँ, सूर्योदय ऐसे पूछ देगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कुछ देर पहले सूर्य दिखाई देता है तो वो हो गया अपवर्तन, वो हो गया अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। बात समझे? कौन हो? हाँ, तो वो हो गया पकीनन हो, पकीनन। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय हो तो यूनिसेफ की स्थापना हो 1946। यूनिसेफ की स्थापना 1946। आप लोग बताइएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया हो? किसने बनाया? अशोक ने। बताइएगा, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, महानदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? छत्तीसगढ़ में किस पहाड़ी से होता है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आप लोग बताइएगा, हम बहुत बार बताए हैं पनामा नहर हो। हाँ, अटलांटिक महासागर और, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या जानते हो? किस दो महाद्वीप को हो? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब महासागर बोलेगा तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक ना। हाथी सिंह मंदिर कहाँ है हो? अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। हाथी सिंह मंदिर कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? टावर ऑफ मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। 5 मिनट गोली की रफ्तार के तहत रिवीजन करवाते हैं। बताइएगा, भगवती समिति जाइएगा। हाँ, भगवती समिति हो गया बेरोजगारी। बताइएगा, ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपारिया। ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपारिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ग्राहक सेवा में सुधार, ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपारिया। ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपारिया। बोलेगा, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति प्रतिभूति। जनसंख्या नियंत्रण स्वामीनाथन जनसंख्या। स्वामीनाथन जनसंख्या। स्वामी जनसंख्या नहीं समझे हो? समझ गए ना, स्वामीनाथन। अब बैंकों के धोखाधड़ी रोकने के लिए, बैंकों के धोखाधड़ी रोकने के लिए एक घोष समिति। बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक घोष समिति। बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक घोष समिति। बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक घोष समिति। इससे भी बता तो हो ही गया है। बताइएगा, जहाजरानी हो गया है। बताइएगा, ये हो गया है। बताइएगा, जनजाति हो। जनजाति कौन सा अनुच्छेद हो? 366। लेकिन परिभाषा बोलेगा तो हो 342। परिभाषा बोलेगा तो बक्करवार, बक्करवार गद्दी, बक्करवार गद्दी और चंपा। बक्करवार गद्दी और चंपा। बक्करवार गद्दी और चंपा। बक्करवार जनजाति हो। बक्करवार पूछेगा जनजाति कहाँ? बोलेगा जम्मू कश्मीर। बोलेगा चंपा कहाँ हो? बोलेगा गद्दी कहाँ हो? और हिमाचल प्रदेश भी, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश दोनों हो। अब बोलेगा कनौरा और लाहौरी। गद्दी कनौरा लाहौरी। गद्दी कनौरा लाहौरी। गद्दी कनौरा लाहौरी। गद्दी कनौरा लाहौरी। कहाँ की जनजाति हो? हिमाचल प्रदेश। गद्दी कनौरा लाहौरी। कहाँ का? गद्दी कनौरा लाहौरी। गद्दी कनौरा लाहौरी, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा, भूमि विकास योजना 1977 से 78। भूमि विकास, काम के बदले अनाज 1977 से 78।
अंत्योदय योजना 1977 से 78, भूमि विकास 1977 से 78, काम के बदले अनाज और अंत्योदय, डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014, डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014। बोलेगा जनधन तो 7 दिन जोड़ दो, 28 अगस्त 2014। टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020। लेकिन बोलेगा कब तक लक्ष्य समाप्त रखने का, 25। बोलेगा 20 लेवल पे कब, 2030, 20 लेवल तक 2030 तक, ठीक ना। बताइएगा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द बीएस मिन्नास, प्लानिंग एंड द पुअर बीएस मिन्ना, 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 प्लानिंग एंड द पुअर, पानी पिलाएंगे तब न बोलेगी। प्लानिंग एंड द पुअर बीएस मीना। प्रोत्साहन बेरोजगारी का सिद्धांत, प्रोत्साहन बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स, प्रोत्साहन बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स, प्रोत्साहन बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स, प्रोत्साहन बेरोजगारी का सिद्धांत। ये क्वेश्चन हम लोग का एसआई मेंस में पूछा था। टोबिन कर, टोबिन टैक्स किसने दिया था? जेम्स टोबिन ने। टोबिन टैक्स किसने दिया है? जेम्स टोबिन ने। टोबिन टैक्स किसने दिया है? जेम्स टोबिन। लेकिन पूछ देगा भेट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स किसने दिया? वान सीमेंस। किसने? वान सीमेंस। किसने? भेट किसने दिया? वान सीमेंट। भेट, वान सीमेंट, 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 भेट, वान सीमेंट। अब भाग, निर्वाचन कौन सा भाग में, संविधान के किस भाग में निर्वाचन है? 15। निर्वाचन, निर्वाचन 15, निर्वाचन 15। राजभाषा 17, राजभाषा 17, राजभाषा किस भाग में है? 17। राजभाषा किस भाग में है? आपात उपबंध किस भाषा में है? आपात उपबंध संविधान के किस भाषा में है? 18 में। किस में है? 18 में। किस में है? 18 में। बताइएगा संविधान संशोधन किस भाग में है संविधान के? 20। ठीक, ये हम डेली लाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बताइएगा जलियानों पर समय को, जलियानों पर समय के जलियानों का सही समय का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? क्रोनोमीटर। हाँ, जलियानों का सही समय पता लगाने के लिए कौन सा मीटर लगा जाता है? क्रोनोमीटर। अब समुद्र में है, ठीक ना, वहाँ कितना समय हो रहा है, वो अब समुद्र में जा रहा है, कभी उत्तरी अमेरिका में रहेगा तो कहीं दक्षिणी अमेरिका में, तो समय अलग अलग होगा, तो उसके लिए जो लगा जाता है कौन सा मीटर? क्रोनोमीटर। कौन सा? अब बोलेगा सेक्सटेंस तो विमान की ऊंचाई, और समुद्र की गहराई के लिए बोलेगा सोनार। सोनार समुद्र की गहराई के लिए, हाँ, सोनार से भी गहराई का पता लगाता है। सोनार से भी समुद्र की गहराई मापा जाता है फेदोमीटर से, लेकिन सोनार से भी समुद्र का गहराई का पता लगाएगा, ठीक ना। चलिए बताइएगा 104 संविधान संशोधन हो। हाँ, अनुच्छेद 334 के क में परिवर्तन किया गया है, अनुच्छेद 334 के क में संशोधन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। हम डेली लाते न हो। और एक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो 10% आरक्षण दिया है किस संविधान संशोधन के तहत? तो 103वां संविधान संशोधन। कौन सा? 103वां। कौन सा? 103 संविधान संशोधन। बोलिएगा राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित हुआ? 4 नवंबर 2008। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008। डॉल्फिन को राष्ट्रीय, मारिएगा मत, ठीक ना। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया है? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009। और सबसे बुद्धिमान जीव, सही हुआ है ना? सही हुआ है, हाँ? सही हुआ है वो, हाँ? सब एक जानते हैं सही हुआ क्या, समझे? डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया है? 5 अक्टूबर 2009। बताइएगा गन मैटर किसका किसका मिश्रण है? नहीं, जाइएगा, जाइए ना,
जाइए न तो कंटेंट जो है ना बहुत बेहतर ला रहे हैं आप लोग का। बहुत डाटा को जो ऐसे हम सजा के लाए हैं ना, ये एकदम खतरनाक डाटा आप लोग को याद करवा देंगे। हाई थोड़ा आप लोग बने रहिए बढ़िया से। गन मेटर बताइएगा, CUZN। अब आपका वो 10 क्वेश्चन का सपना हम यहाँ पूरा कर दे रहे हैं, समझे। अब घर में जाके नहीं यहाँ रहिएगा तो घर में जाके ध्यान से सुनिएगा। गन मेटर CUZN। पीतल बोलेगा CUZN। और कांसा बोलेगा जर्मन सिल्वर, हाँ पीतल बोलेगा CUZN, कांसा बोलेगा CUSN, जर्मन सिल्वर CUZNNI, ठीक ना। सबसे बेस्ट उसको याद हुआ है। रोल गोल्ड CUAL, और गन मेटर बोलेगा CUZNSN। ये हम डेली लाएंगे, 15-20 क्वेश्चन हम डेली लाएंगे। चलिए बताइएगा, हॉर्न सिल्वर किसका एक्स है? हॉर्न सिल्वर किसका एक्स है? चांदी का। हॉर्न सिल्वर किसका एक्स है? कार्नेलाइट किसका है? पोटेशियम का। कार्नेलाइट किसका है? पोटेशियम का। कार्नेलाइट किसका है? पोटेशियम का। कार्नेलाइट किसका है? केलेमाइन किसका है? जिंक का एक्स है। कार्नेलाइट किसका एक्स है? पोटेशियम का। कार्नेलाइट किसका एक्स है? कार्नेलाइट किसका एक्स है? कार्नेलाइट किसका है? केलेमाइन किसका है? जिंक का। केलेमाइन किसका है? हॉर्न सिल्वर किसका है? चांदी का। बताइएगा, थरपारकर किसका नस्ल है? गाय का। थरपारकर किसका नस्ल है? थरपारकर किसका है? कॉन्क्रेज और गंगातिली, हल्लीकर, लाल सिंधी, हाँ। और सुरती बोल देंगे तो भैंस का। सुरती किसका नस्ल है? भैंस का। सुरती किसका नस्ल है? भैंस का। चलिए करंट भी पूछ लें।